चिकित्सा विज्ञान एवं होम्योपैथी। सर आज के डेट में बहुत सारे लोग होम्योपैथ की तरफ झुके हैं, मतलब उनका झुकाव इस क्षेत्र में बढ़ा है और वो होम्योपैथ की दवाओं को लेकर अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनका एक ये भी रिजल्ट सामने आ रहा है कि ये दवाएं बहुत स्लो काम कर रही हैं। जैसे कि आज का इतना फास्ट टाइम है तो लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ है जल्दी सही हो जाए, तो जिससे जल्दी उनको बात आराम तो मिले। जी सर, तो सर ये कैसे होम्योपैथ की दवाएं काम करती हैं और क्या कारण है कि ये एक स्लो प्रोसेस के थ्रू काम कर रही हैं? एक्चुअली इसके लिए डिफ़ॉल्टर है हमारे होम्योपैथ चिकित्सक बंधु। मैं एक होम्योपैथ होते हुए इस बात का जिक्र करता हूँ कि हम अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि क्या होता है, हम वर्क करते हैं, हमारा ऑब्जर्वर दूसरे होते हैं, एग्जामिनर दूसरे होते हैं। एग्जामिनर और ऑब्जर्वर के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कि होम्योपैथ ने केवल दवा को ही देखा, पैथोलॉजी को, जो एडवांस पैथोलॉजिकल नॉलेज, उसमें उनकी कमजोरी है। वो होम्योपैथ में जो सिम्टम कहते हैं उनको जानना चाहिए। सिम्टम इज़ द साइन ऑफ डिजीज इफेक्ट। ये डायनामिक होता है। सिम्टम एक डायनामिक फैक्टर है। अब क्या है कि कोई भी होम्योपैथी की सबसे बड़ी चीज़ है कि थ्योरी ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्ति विशेष। अब तो जेनेटिक्स का डेवलपमेंट होने से ये पता चला नथिंग टू इज सिमिलर इन दिस वर्ल्ड। सबकी जेनेटिकल कोड अलग अलग है। ओके, अब ये है कि जब जेनेटिकल उसमें, तो कॉमन सिम्टम्स जो साइन, वो माइक्रोडायनामिक साइन, डायनामिक साइन है। और इंडिविजुअल फैक्टर को देखा जाए, हर व्यक्ति की सेंसिटिविटी और ये सब अलग होने के कारण कुछ एक्स्ट्रा साइन एंड सिम्टम डेवलप करता है। अब ये है कि उसको ध्यान रखते हुए डायग्नोसिस का प्रोसेस जो ट्रीटमेंट में है उसको सही ढंग से समझे। अब जब उतरेंगे तो ट्रीटमेंट में दो चीज़ होता है, जो जिसको एक तो होता है कि ट्रीटमेंट को प्रोग्नोसिस के चैप्टर में जब आते हैं, पहले तो होता है कि प्रोग्नोसिस में आपके क्या क्या ज़रूरी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये शब्द तो लगेगा ही। हर व्यक्ति को चाहे रोग होने में कौन कौन सा चीज़ प्रिवेंशन करना होगा, ये चीज़ सही जानकारी होना चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। अब दूसरा है कि एक तो है कि पहला सिलेक्शन आप उनके बेसिस पे जो होम्योपैथी कहता कि सिमिलर थेरेपी, तो मेडिसिन्स की जो कैरेक्टर्स उन्होंने होम्योपैथी में जो उल्लेख है, जो मैटेरिया मेडिका या रेपर्टरी में, उसके आधार पे वो देखा कि इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा है प्रायोरिटी, उस तरह सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सिमिलर मेथोडोलॉजी पर हुआ है। लेकिन ये बात ये हुआ कि दूसरा जो एक पार्ट है, एक तो है क्योर, दूसरा है रिलैक्सेशन। हर व्यक्ति चाहेगा कि हमको फौरन कुछ आराम मिले, तो इस रिलैक्सेशन को भी ध्यान में रखना होगा। आज से 5000 साल पहले ग्रीक सिस्टम में एक वर्ड हिपोक्रेट ने जोड़ा था, प्लासिबो। प्लासिबो शब्द का अर्थ था आई विल हेट यू, कि हर बॉडी की, जब मैंने बताया सेंसिटिविटी अलग है, तो बॉडी की जो सेंसिटिविटी के ऊपर कोई रोग के कारण
हाइपर सेंसिटिव जो रिएक्शंस होता है वो परेशान करता है। तो उन्होंने कहा कि इसको रोकने के लिए हिपोक्रेट ने एक आइडिया दिया था, और हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी दूसरे नाम से है, लेकिन उन्होंने प्लेसिबो पहले होता है साइकोलॉजिकल और ये प्रिवेंशन को करके आई विल प्लीज जो कहा कि पेशेंट को फौरन रिलीफ मिलता है। अब मेडिकल और आगे बढ़ा, तब क्या हुआ कि ये रोमन साइंटिस्ट ने इस प्लेसिबो का मेडिकल में इंट्रोड्यूस करवाया कि कुछ कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री सब्सटेंस है जिसको देने से प्राइमरी जो मेडिसिन सिलेक्ट किया गया, जो में लीडिंग मेडिसिन है, उसको किसी तरह हिट न करे और आपका ये प्लेसिबो से फॉरन टेम्पोररी रिलैक्सेशन, तो पेशेंट से आप उनका एक फेथ जगेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ठीक करेंगे। आज यही बात है कि प्लेसिबो शब्द का अर्थ मैं ओपनली कह रहा हूँ कि होम्योपैथ प्लेसिबो कह के आज भी वो धोखाधड़ी वाला अल्कोहल ग्लोबल्स मिला के सिंपल अल्कोहल दे रहा है। क्या नहीं, इसी कारण से एक चैप्टर होम्योपैथी में जुड़ा सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक मरीज की रोग का जब तक उपचार होता है, बीच में जैसे आपका हाथ टूट गया तो प्लास्टरिंग की ज़रूरत है, उसके बाद कैल्शियम शरीर में बने वो दे, लेकिन कभी कभी जो पेन होता है दैट इज़ प्लेसिबो। इस पेन को ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उस प्लेसिबो को देके ऐसा चीज़ दें कि हमारी मेडिसिन इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसी कारण से क्या है कि वो लोगों का दिल जीत लेते हैं, डॉक्टर साहब ने ऐसा दवा दिया मेरा दर्द, लेकिन वो टेम्परेरी है। कुछ समय पश्चात जब दवा का असर ख़त्म हो जाता है, फिर अपने पुरानी जगह पे लौट जाता है, फिर चिल्लाता है पेशेंट। तो क्या हुआ है कि होम्योपैथी और मॉडर्न थेरेपी की अगर तुलना किया जाए तो देखा जाएगा कि मॉडर्न थेरेपी इन प्लेसिबो ट्रीटमेंट को ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन को रिलीफ देने रिलैक्सेशन देने वाला टेम्पररी प्रोसेस को अपनाया, और लोगों की धारणा ये बन गया कि रोग ठीक होने में एलोपैथ बड़ा जल्दी असर किया। लेकिन बात ये नहीं है, चिकित्सा तो चिकित्सा एक ही है। मेन चीज़ को धीरे धीरे ख़त्म हो, इसका प्रयास करना। आज जो कहते हैं कि होम्योपैथी देर क्यों हो रही है, वो असल बात उस अपनी वन साइडेड थिंकिंग या कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के कारण वो सोच रहा है कि रोग को समूल ख़त्म करे, लेकिन बीच में जो कॉम्प्लिकेशन एडिशनल है उसको भी ध्यान देना चाहिए। आज प्लेसिबो सच पूछिए तो जो होम्योपैथिक रेपर्टरी में सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स रेमेडी वर्क वेल आफ्टर द प्राइमरी मेडिसिन्स रेमेडी के, ये रेमेडी कॉम्प्लीमेंट्री भी उसी तरह ही है। अब कुछ दवा में लिखा है कि उसको अगर दिया जाए तो फौरन जो प्राइमरी रेमेडी आपने सिलेक्ट किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, यही कारण है कि ये होम्योपैथ की व्यक्तिगत कमजोरी है। और मेरे विचार से तो मैं कहता हूँ कि जैसे मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन के
2-3 डायरेक्टर जनरल, उनकी आइडिया ये था कि हैनीमैन नॉट, वी can't recognize Hahnemann as a father of homeopathy. Before recognizing that, we regard Hahnemann as a revolutionary. हाँ, उन्होंने मॉडर्न के ओर ले जाने के लिए एक रास्ता अपनाया, लेकिन हम उसको समझने में गलती किए. दैट इज माई कंजर्वेटिव उससे. और इसी से क्या है, हैनीमैन की आइडियोलॉजी इनडायरेक्टली मॉडर्न थेरेपी का डेवलपमेंट में आज भी कारगर साबित हुआ. अब होम्योपैथ क्यों यहाँ पर फेलियर है? क्योंकि होम्योपैथ वही बात है कि कंजर्वेटिव कभी नहीं होना चाहिए. वो अपनी पुरानी हैनीमैनियन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं. हाँ, लेकिन उसका जो आज आधुनिक युग में, तो मैंने यही उन लोग का रिक्वेस्ट था कि मॉडर्न थेरेपी और होम्योपैथी अगर एक साथ मिल जाए, यूनिफिकेशन हो जाए, क्योंकि हैनीमैन वाज द फर्स्ट मैन जिन्होंने प्रिज्म माइक्रोडायनामिक थेरेपी को डेवलप कराया. लेकिन इसको उपयोग करने के लिए आदमी को भी थोड़ा एडवांस रूप में आना पड़ेगा. और अब बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि मॉडर्न थेरेपी पे, क्यों कि वो जब लेक्चर उन्होंने डिजीज़ के कॉज, इन सब चीज़ों को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने निकाला और क्लासिफाई करके रखा. अब क्या है कि प्रोफेशनल जेलेसी ने क्या है कि वो मॉडर्न थेरेपिस्ट है, हैं, वो कह रहा है वो नहीं, हम तो सिम्टम पे चलते. अरे अगर मुर्गी नहीं होगा तो अंडा कहाँ से आएगा? हाँ, पहले तो मुर्गी चाहिए, फिर अंडा पर विचार करिए. हाँ, तो यही कमजोरी है. इसको सुधारने का मैं अपनी इतने साल की प्रैक्टिस और जगह जगह सेमिनार और इनसे साइंटिस्टों के साथ कंसल्ट करने के बाद इस सिद्धांत पे पहुंचा कि होम्योपैथी को सिस्टम के बजाय एक टेक्नोलॉजी कहा जाए. और मॉडर्न थेरेपी के साथ अगर आप हाथ मिलाएं और मॉडर्न थेरेपी भी अपनी प्रोग्नोसिस प्रोसेस में इस माइक्रोडायनेमिक टेक्नोलॉजी को अपनाएं, कुछ हद तक मॉडर्न थेरेपी में भी माइक्रो डायनेमिक, जिसके कारण से आप देखते हैं किसी दवा का 50 mg, 10 mg, 5 mg और 500 mg तक उनकी फार्मेसी में, तो ये माइक्रोडायनेमिक है. अर्थात जो मेडिकल में ये बात सच्चाई आया है कि डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट है वो डायनेमिक रिएक्शन है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे भी पावरफुल सब्सटेंस, जिसे हम मेडिसिन या रेमेडी कहें, उसकी माइक्रोडायनामिक पावर उससे अगर सुपीरियर है तो इजीली उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. यहाँ पर यही चीज़ है कि हमें अगर आधुनिक युग की ओर आगे बढ़ना है तो सभी चिकित्सा पद्धति की पॉजिटिव चीज़ों को अपना के नए प्रारूप में चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न रियल एस्पेक्ट, ये WHO की वाणी है कि रियल एस्पेक्ट में हम मॉडर्न थेरेपी को डेवलप कर पाएंगे.